प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लेने जा रहे हैं लेखांकन समीकरण। इससे पहले आपने बेसिक चीजें पढ़ी है, जनरल एंट्रीज पढ़ी है, और लेखांकन समीकरण के संदर्भ में इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार किसको प्रभावित करता है, इससे पहले आपको आना चाहिए समीकरण इक्वेशन। एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो संपत्तियां हैं वो हमेशा दायित्व और पूंजी के बराबर इक्वल होगी। अब इस पहले प्रश्न के अंदर आपको 7 टाइम्स दे रखे हैं और आपको लेखांकन समीकरण कंप्लीट बनाना है। तो फर्स्ट आपको आना चाहिए एंट्रीज में। आपका यहाँ जो सीरियल नंबर है उसके बाद जनरल एंट्रीज लिखिए, चाहे ट्रांजिशन को एक ही बात है। मैं आपकी जनरल एंट्री लिख रहा हूँ जिससे आपको दो ही बात समझ आ जाए, एंट्री भी समझ आ जाए और उस एंट्री जो 2 खाते या 3 खाते प्रभावित होंगे वो किन किन एसेट्स और लायबिलिटीज एंड पूंजी को प्रभावित करेंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से पहले आपका इसको नियम आप समझे कि लेखांकन समीकरण का नियम क्या है। पहली बार आपको चीज समीकरण एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस प्रश्न में आपको तय करना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन से दायित्व हैं और पूंजी। अब याद रखना 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया तो 1 लाख ये नकद कैश और कैपिटल। इसमें आपका एक तो आ जाएगी कैश, ये आपके एसेट है कैश। उसके बाद में कैपिटल, ये आ जाएगी कैपिटल। अब उसके बाद में उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदने स्टॉक, और उधार जिस पार्टी से माल खरीदेंगे वो कहलाएगा क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज आपकी, ये क्रेडिटर्स। अब उसके बाद में लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया, ये तीनों चीजें आ चुकी हैं। इसमें 3 खाते प्रभावित होंगे, एक होगा क्रेडिटर्स, एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट है आपने बना दिया, दायित्व है, और कैश आपने लिख दिया है। फिर आपका डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपको लाभ है, ये सीधा पूंजी को प्रभावित करेगा। ये तीनों चीजें आ चुकी है। मशीन नकद खरीदी, मशीनरी आपकी नई एसेट है, ये आ जाएगी मशीनरी, ये मशीनरी। अब उसके बाद में 20,000 की लागत का माल 25,000 बेचा, 3 चीजें प्रभावित हो रही है। एक आपका स्टॉक लिख चुके हैं, स्टॉक इनपुट्स माल। उसके बाद में बेचा आपने 25,000 में, तो कैश प्रभावित होगा, कैश पे आ जाएगा। और 20,000 की कॉस्ट है और आपने सेल किया है 25,000 में, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ, सीधा पूंजी प्रभावित करेगा, जो लिख चुके हैं। सैलरी वेतन चुका है 5,000 रुपए, इसमें सैलरी सीधा पूंजी को प्रभावित करेगा, आय का खर्चा है, और कैश लिख चुके हैं। किराया प्राप्त हुआ है, आपका लाभ है, कैश, और रेंट रिसीव है, तो रेंट रिसीव आपको प्रभावित करेगा, पूंजी बढ़ेगी, और कैश प्राप्त हुआ किराए के रूप में, जो कैश बढ़ेगा। अब आप मैं देखें 3 आपके एसेट आई, कैश, स्टॉक और मशीनरी, ये तीनों आपके एसेट है। ये तीनों जो है ये एसेट है, और ये जो एसेट तीनों का योग है, इन दोनों के हमेशा बराबर होगा। कैपिटल्स एक बाह्य दायित्व है और पूंजी एक आंतरिक दायित्व है। ये दोनों आपका कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों का योग इन तीनों एसेट्स के इक्वल समान बराबर होगा। अब आप देखिए जो कॉलम है सिलेंडर है, जनरल लिखा है, और ये आपके 3 एसेट्स है, 2 लायबिलिटीज है। अब यहां से शुरू करो। फर्स्ट आपका एक्स ने 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया। एंट्री नंबर 1 कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या कैपिटल 1 लाख रुपए, ये 1 लाख आप जानते हैं कैश आ रहा है, और व्यापार के स्वामी को आपने जमा किया पूंजी रूप में। अब लेखांकन समीकरण में किस कॉलम की राशि लिखेंगे, ध्यान से सुने। कैश आ रहा है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए कैश बढ़ जाएगा और पूंजी बढ़ेगी 1 लाख। अब बाकी में डैश कीजिए, डैश डैश, ये बराबर और डैश। अब उसके बाद ये पहला जो समीकरण आपका बनेगा, 1 लाख इन तीनों का एक होगा और 1 लाख इन दोनों का एक होगा। ये आपका लेखांकन समीकरण हर स्थिति में बराबर आएगा। नंबर 2 7 ट्रांजेक्शन देखना, उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं है, जिस पार्टी से उधार माल परचेज करते हैं वो करता है लेनदार। 25 मान स्टॉक होता है 40,000, ये राशि 40,000, ये 40,000। अब देखना इसका प्रभाव, 25 का अर्थ होता है स्टॉक, स्टॉक बढ़ा 40,000 से, कर्जा बढ़ा, लेनदार बढ़े 40,000 से। आप समझिए किस जिस पार्टी से माल आप उधार परचेज करने जा रहे हैं
आपके पास माल आ रहा है, स्टॉक बढ़ा, गोदाम में स्टॉक की अमाउंट बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगी मात्रा, तो 40,000 रुपये ये स्टॉक की होगी, 40,000 रुपये लागत, और आपका कर्जा बढ़ा 40,000 रुपये, जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि पार्टी का नाम आपको दिया नहीं है, नाम बताओ, सभी एक लिस्ट बनती है, एकत्रित जो लेनदार की सूची बनती है, उसमें आपका लेनदार का अपना बनाया जाएगा, लेनदार के अंदर आएगा 40,000, आपकी डैश डैश डैश। अब आप समीकरण निकालिए, 1,40,000, 1,00,000 कैश है, 40,000 स्टॉक मशीनरी डैश बराबर लेनदार यानी क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल 1,00,000। अब देखो इन तीनों का योग 140 है, इन दोनों का योग 140 है, ये आपका न्यू इक्वेशन है, ये का न्यू इक्वेशन, नया समीकरण नंबर 3। लेनदारों को पूर्ण भुगतान के 38,000 रुपये, अभी जो आपने 40,000 का माल उधार परचेज किया था उसका पेमेंट करें 38,000, 2,000 का लाभ हो जाएगा, तो ये एंट्री करेंगे आप क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये रिसीवेबल डिस्काउंट है आपका, प्राप्त डिस्काउंट, राशि यहाँ की पूरे 40,000 टू कैश 38,000 टू डिस्काउंट 2,000। सोचिए आपने 40,000 का उधार माल परचेज किया, पेमेंट आप 38,000 करें, टू कैश 38,000 होगा, दो का जो डिफरेंस है 40-38 के आपका लाभ है, जिसको डिस्काउंट या भट्टी के नाम से जाना जाएगा, ये डिस्काउंट रिसीवेबल है, लाभ है। अब आप बेटा प्रोवाइड कैश 38,000 घटा, ये माइनस 38,000, उसके बाद में लेनदार ये माइनस 40,000, लेनदार घटे 40,000, और पूंजी बढ़ी प्लस 2,000। आप समझे, आपकी जो कैश घटी 38,000 है, 2,000 डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपकी पूंजी बढ़ जाएगी, लाभ हुआ, जबकि लेनदार कंप्लीट फुली सेटलमेंट में पूर्ण भुगतान में आप 40,000 चुका है, पूर्ण भुगतान फुली सेटलमेंट पेमेंट आप कर रहे हैं, तो 40,000 से आपके लेनदार बढ़ जाएंगे, बाकी में डैश, नया समीकरण 1,38,000 घटाई 62,000, 40,000 स्टॉक 40,000, मशीनरी डैश, और ये आपका नील हो जाएगा लेनदार कंप्लीट, 40,000 को उधार माल परचेज किया था और 38,000 पे पूर्ण भुगतान चुका है, तो 40,000 का हिसाब निकल जाएगा और आपकी पूंजी बढ़ती हो जाएगी 1,02,000। अब इन दोनों का योग 2 है, इन तीनों का योग आप देख लीजिए, 62, 40, 1,02,000, ये आपका न्यू इक्वेशन। नंबर 4, मशीन खरीदी नकद, मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, आप जानते हैं दोनों एसेट है, एक आपकी मशीन नई संपत्ति आ रही है, कैश जा रहा है, और राशि आपकी 30,000, ये 30,000, अब मशीन बढ़ी कैश घटा, तो कैश होगा माइनस 30,000, स्टॉक डैश, मशीनरी आ रही है 30,000 बढ़ी प्लस, और उसके बाद में लेनदार कोई चेंज नहीं, पूंजी में कोई चेंज नहीं, नया समीकरण, एक संपत्ति घटी, एक संपत्ति बढ़ी, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। 62 में 30 बढ़ेगी 32,000, कैश बचेगा 32, स्टॉक 40,000, मशीनरी 30,000, लेनदार नील डैश, और पूंजी आपकी 1,02,000। आप देख लीजिए इन तीनों का योग 30, 40, 70, 30, 1,00,000 प्लस 2, 1, 2, 1, 2, ये आपका कहलाएगा न्यू इक्वेशन, नया समीकरण, न्यू इक्वेशन। नंबर 5, 20,000 की लागत का माल 25,000 बेचा, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए 20 की कॉस्ट है 25 में, तो 25,000 मिले आपको, 25 से एंट्री होगी 25,000, लेखा 25,000 से होगा। अब आप सोचिए कैश बढ़ा प्लस 25,000, स्टॉक घटा 20,000, क्योंकि लागत मूल्य जितना था 20,000 की लागत का माल 25 रुपए का मिले 25 कैश बढ़ा, स्टॉक घटा कितना माइनस 20,000, और 5,000 का आपका लाभ हो गया, क्योंकि 20,000 की लागत का माल बेचा 25,000 में, पूंजी बढ़ी 5,000 प्लस 5,000, बाकी टैक्स
नया समीकरण 5 2 7 3 2 5 57,000 कैश, स्टॉक 40 में 20 कटे 20,000, मशीनरी 30,000, लेनदार डैश और पूंजी बढ़ाएगी 1,07,000। अब देखो इन दोनों का एक साथ है, इन तीनों का योग 30 20 50 57 1,07,000। एक करंट न्यू इक्वेशन, नया समीकरण, न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। वेतन चुका 5,000 पे नंबर 6, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, राशि 5,000 माइनस 5,000 कैश घटा। आप देखिए कैश जा रहा है, 5,000 की जो सैलरी चुकाई कर्मचारी को, आपका कैश घटा 5,000 से, और सैलरी एक प्रकार का आगत खर्चा है, आगत खर्चे से खर्चे हो, व्यय हो, हानि हो, तीनों आएगा, उस समय आपकी पूंजी प्रभावित होगी, पूंजी घटेगी, पूंजी घटेगी 5,000 से माइनस 5,000, बाकी नो इफेक्ट, कोई मत प्रभावित नहीं होगी। नया समीकरण 57,000 5 बड़ी 52,000, स्टॉक 20,000, मशीनरी 30,000, मशीनरी 30,000, कैश डैश और पूंजी घटती देगी 1,02,000। अब दोनों का एक दो है, इन तीनों को देखिए 30 पे 50 और 52 1,02,000। ये कह न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। नंबर 7, किराया प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू रेंट, राशि 3,000। अब आप सोचिए कैश बढ़ रहा है तो किराया मिला है, यहाँ तो आपने वेतन चुका है, कैश गया, खर्चा था, पूंजी घटी, यहाँ आपको कैश प्राप्त हो रहा है, किराया पर लाभ है, पूंजी बढ़ेगी, कैश बढ़ा पूंजी बढ़ी, तो कैश प्लस होगा 3,000, स्टॉक डैश, मशीनरी डैश, कैपिटल डैश, पूंजी बढ़ेगी 3,000 से, क्योंकि किराया को मिला, लाभ हो गया, ये इससे निकलेगा नया समीकरण। 52 3 55,000, स्टॉक 20,000 नो चेंज, मशीनरी 30,000 नो चेंज, कैपिटल डैश नील, और पूंजी बढ़ जाएगी 3,000 से 1,05,000। अब इन दोनों के 5 है और इन तीनों के 30 20 और 55 1,05,000। ये आपका न्यू इक्वेशन आएगा, ये लास्ट आपका न्यू इक्वेशन, ये लास्ट आपका फाइनल न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। इस तरीके से आपका ये रेखांकन समीकरण बना है। क्वेश्चन को देखना फिर आपको दे रहे हैं, इसमें व्यवहार को पढ़ें और कौन कौन सी एसेट कौन से लायबिलिटी तय करें। वाई ने निम्न मदों की सहायता से व्यापार शुरू किया, नकद 70,000, माल का स्टॉक 50,000 से, दो आपके एसेट कैश और स्टॉक, फिर इस दोनों का योग का पूंजी कैपिटल, 10,000 की लागत का माल बेचा, आपने 18,000 को उधार बेचा है, देनदारों से पूर्व भुगतान में 17,000 प्राप्ति है, 2,000 की लागत का माल चोरी हो गया, 2,000 की राशि दान में दी, 2,000 रुपये की राशि नकद, व्यापार को स्वामी ने 5,000 की लागत का माल का हरण किया, वेतन चुकाना बाकी है। अब इसके जो कॉलम होंगे, सीरियल नंबर, जर्नल एंट्री, इसमें कैश, स्टॉक, डेटर्स, देनदार, ग्राहक, उधार माल बेचना, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक नया शब्द आपके आया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका दायित्व है, और कैपिटल, ये जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन है, वेतन चुकाना बाकी है, इसको बोलते हैं बकाया वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो दायित्व माना जाएगा, इसके लिए यहाँ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। 3 आपके असिस्ट है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, इन तीनों का योग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्राप्ति के बराबर होगा। अब आप देखो नंबर 1, वाई ने व्यापार से नकद और माल से फर्स्ट एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, आप कहेंगे माल कहां से लाएगा, उसके पास माल पड़ा, पहले के जो बिजनेस कर रहा था वहां से बंद कर दिया, जो स्टॉक बचा है वो नए बिजनेस के रूप में डालना है, उसकी पूंजी कराएगी स्टॉक, और टू कैपिटल, ये दोनों मिलकर उसकी पूंजी कराएगी टू कैपिटल अकाउंट, राशि 70,000 कैश, 50,000 स्टॉक, 1,20,000 इसकी कैपिटल।
अब यहाँ देखना, कैश बड़ा 70,000, स्टॉक बड़ा 50,000, डेटर्स डैश बराबर आउट सैलरी डैश, कैपिटल एक 20। ये दोनों तीनों में एसेट है, इन दोनों दायित्वों के बराबर होगी, 70 50 और एक 20। नंबर 2, 10,000 की लागत का माल 18,000 को उधार बेचा। अब यहाँ तक उधार बेचा, देनदार नाम नहीं दे रखा, किस पार्टी बेचा है, तो कहेगा डेटर्स। ऐसे बनेगी डेट्स अकाउंट दिया टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 18,000। तो आप सोचिए, अब यहाँ आपका 10,000 की कॉस्ट है, बेचा 18,000 है, तो 10,000 आपका कैश डैश स्टॉक होगा माइनस 10,000। 10,000 की लागत का माल बेचा देनदार को 18,000 रुपए, संपत्ति बेचा 18,000 से। अब आप सोचिए 10,000 का माल बेचा 18,000 में, तो 8,000 का लाभ हो गया। लाभ से हमेशा पूंजी बढ़ेगी, तो कैपिटल का प्लस 8,000। नया समीकरण, 70,000 कैश, 40,000 आपका स्टॉक रहेगा, 50 प्लस घटा, 18,000 की देनदार जो संपत्ति आपकी ग्राहकों से मांगते हैं, डैश और एक 28, योग संभालो, 7 4 11 1 12 1 28 1 28। ये आपका न्यू समीकरण, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। नंबर 3, देनदार से पूर्व भुगतान में 17,000 प्राप्त हुए। आप देखिए 10 की लागत का माल बेचा 18,000 में, मिले आपको 17,000 को भुगतान में 3 खाते प्रबंध होंगे। कैश अकाउंट दिया 17,000, डिस्काउंट अकाउंट दिया, हानि मान लिए, डिस्काउंट अकाउंट दिया 1,000, टू डेटर्स 18,000, कैश बढ़ा 17,000 से, पूंजी बढ़ी पूंजी घटी 1,000 से, क्योंकि बट्टा मनी हानि है। देनदार घटे 18,000 माइनस 18,000। तो आप समझे, कैश बढ़ा 17,000, डिस्काउंट डेबिट हानि भी, माइनस पूंजी बढ़ेगी, 18,000 से आपकी देनदार कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया। नया समीकरण, 87,000 कैश, 40,000 का स्टॉक, देनदार आपके नील, आउटसाइड नील, और पूरी बचेगी 1,27,000। ये आपका नया समीकरण है, ये न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। नंबर 4, 2,000 की लागत का माल चोरी हो गया, लॉस बाय थर्ड अकाउंट दिया टू परचेज, यानी स्टॉक, परचेज का अर्थ था स्टॉक, राशि 2,000 और लॉस बाय थर्ड यानी स्टॉक, लॉस बाय थर्ड हानि है, हानि से हमेशा पूंजी घटेगी 2,000 से पूंजी घटी, स्टॉक घटा 2,000 से, ये माइनस 2,000, क्योंकि माल चोरी हो गया, स्टॉक घटेगा। नया समीकरण, कैश 87,000 नो चेंज, स्टॉक घट के 38,000, देनदार डैश बराबर आउटस्टैंडिंग डैश और 1,25। अब आप सोचिए इसका योग 1,25 है, और 87 और 38, 7 15 1 1 4 12 1 25 से 25, ये आपका न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। नंबर 5, 2,000 की राशि दान की, चैरिटी अकाउंट दिया टू कैश, राशि नकद से है, चैरिटी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, राशि 2,000। अब आप सोचिए चैरिटी का खर्चा है, और चैरिटी खर्चे से आपकी पूंजी बढ़ेगी, कैश आपका घटा 2,000, तो माइनस होगा आपकी पूंजी 2,000, कैश माइनस होगा आपका 2,000, क्योंकि कैश आप दे रहे हैं, बाकी कोई चीज प्रभावित नहीं होगी। कैश, नया समीकरण, 85,000 कैश 2,000 से घटा, स्टॉक कोई चेंज नहीं 38, और देनदार डैश और दूसरे डैश, पूंजी आपकी घट के रहेगी 1,23,000। नंबर 6, व्यापार के स्वामी ने 5,000 की लागत का माल भारित किया लेखा डिजिटल के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट दिया, माल का हरण करना ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज मैंने स्टॉक, राशि 5,000, अब ड्राइंग से हमेशा पूंजी घटेगी, माइनस 5,000, स्टॉक घटेगा,
-5000, बाकी कहीं कोई एसेट वैल्यू प्रभावित नहीं होगी। नया समीकरण 85,000, कैश स्टॉक 33,000, 5,000 से घटा, देन डैश आउटस्टैंडिंग डैश, एक केस में 5 1 18, 1,18,000 पूंजी घट के रहेगी। एक तरह का न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। लास्ट नंबर 7, वेतन चुकाना बाकी एक प्रकार की नई एंट्री आपके लिए। वेतन चुकाना बाकी सैलरी अकाउंट किया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी राशि 4,000। अब यहाँ थोड़ा समझना, सैलरी से आपका पूंजी घटेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेतन चुकाना बाकी कर्मचारी को ये आपका दायित्व है, तो पूंजी घटी -4,000, और इसके साथ में आपका नया दायित्व बढ़ा कितना 4,000 से। बाकी में डैश डैश डैश, कैश प्रोवाइड नहीं होगा और स्टॉक प्रोवाइड नहीं होगा, डेट्स प्रोवाइड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कर्जा बढ़ा 4,000, क्योंकि कर्मचारी हमारे से मांग रहा है, सैलरी आपका खर्चा, इसकी पूंजी घटेगी कितने से 4,000 से। नया समीकरण निकालिए। कैश कोई चेंज 85,000, स्टॉक 33,000, 35,000, डैश बराबर नया एक दायित्व बना कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया वेतन 4,000 की पर्सनल अकाउंट में ध्यान देना आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 18 4 के 1,14, 1,14,000 की पूंजी, 1,14 18, 5 3 8 1 4 8 4 12, सॉरी 8 3 11, 1 18 1 18, ये आपका लास्ट आएगा न्यू समीकरण, न्यू इक्वेशन। इस तरीके से आपके दो अपने अभ्यास किए हैं लेखांकन समीकरण के। कल 2 प्रश्न और लेंगे, तो इसके आप नियम आप समझ के आइए, पहले कराया हुआ है, नेक्स्ट अगले वीडियो लेंगे। धन्यवाद।